नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात सीएम बघेल के मिशन बस्तर की। सीएम भूपेश बघेल 4 दिनों के बस्तर दौरे पर रवाना हो रहे हैं। सीएम का बस्तर दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। बस्तर वही इलाका है जो अभी तक नक्सल प्रभावित है। सीएम के दौरे की टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि सीएम ने कुछ दिन पहले ही नक्सलियों से बातचीत की पेशकश की थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने हथियार छोड़ने की शर्त भी रखी थी। तो क्या अपने मिशन बस्तर पर सीएम एक बार फिर नक्सलियों को वार्ता का न्योता देंगे? क्या सीएम का यह बस्तर दौरा नक्सल के खात्मे के लिए निर्णायक साबित हो सकता है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 4 दिनों के दौरे के लिए बस्तर रवाना हो रहे हैं। जी हां, वही बस्तर जो नक्सल प्रभावित है। सीएम संभाग के कई जिलों में जाएंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम के बस्तर दौरे के कई मायने हैं। दरअसल सीएम का यह दौरा उस वक्त है जब सीएम बघेल ने हाल ही में बड़ी बात कही थी। सीएम ने कहा था वो नक्सलियों से बात करने को तैयार हैं, बशर्ते वो हथियार डाल दें। तो क्या सीएम के बस्तर दौरे से नक्सल समस्या का समाधान निकलेगा? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही सवाल ये भी है, सीएम बस्तर जा रहे हैं तो आम बस्तरिया को वो क्या सौगात देंगे? वैसे सवाल विपक्ष भी खड़े कर रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि बस्तर में जो विकास हुआ है वो पिछली सरकार में ही हुआ है। विपक्ष ने वार किया तो पलटवार सरकार की तरफ से भी आया। 30,000 किलोमीटर सड़कें थी छत्तीसगढ़ में, 30,000 किलोमीटर 2003 में, वो 60,000 किलोमीटर हो गया 15 सालों। 60,000 जितने नेशनल हाईवे बस्तर जा रहे हैं। तो एक बार बस्तर में लोगों से पूछे कि नेशनल हाईवे मिट्टी का हुआ करता था। पिछले 15 साल में बस्तर का विकास और बस्तर सरकार की प्राथमिकता में था ही नहीं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की प्राथमिकता में पहले दिन से बस्तर था और उनके इस नए दौरे से लोगों को पूरा उम्मीद है कि जो पिछले 1.5 दशक से राज्य बनने के बाद वो लोग उपेक्षित थे, उस उपेक्षा से नई सरकार ने जो उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया उसमें और ज़्यादा गति है। अब सवाल यह है, क्या सीएम बघेल का यह दौरा लाल आतंक के छत्तीसगढ़ के खात्मे के लिए निर्णायक साबित होगा? सवाल यह है, सीएम के ऑफर का नक्सली क्या जवाब देंगे? और सवाल यह भी है कि आजकल लोगों को विकास कार्यों की सौगात बांट रहे सीएम बघेल बस्तरिया को क्या सौगात देकर लौटेंगे? रजनी ठाकुर के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, हमने आपको बताया सीएम 4 दिनों के लिए बस्तर रवाना हो रहे हैं और बस्तर देश का सबसे बड़ा जिला तो है ही, लेकिन साथ ही दुर्भाग्य ये है कि बस्तर नक्सल प्रभावित है। सरगुजा से तो नक्सल का उन्मूलन हो गया, नक्सल खत्म हो गया, लेकिन बस्तर में अब तक ये समस्या है। और जब सीएम खुद वहां जा रहे हैं, इस टाइमिंग पर जा रहे हैं जब उन्होंने बड़ा बयान दिया था, उसको लेकर कई सवाल हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर साहब और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, गंगेश जी, धनंजय जी और अनुराग जी। सबसे पहला सवाल धनंजय जी आपसे। धनंजय जी, सीएम बस्तर जा तो रहे हैं, लेकिन बस्तर का आम आदमी सरकार से बहुत कुछ चाहता है। ये वही बस्तर है जिसने आपको प्रचंड बहुमत दिया, जिसकी सारी सीटें आज आपके पास हैं। निश्चित तौर पर आसिफ जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी जो बस्तर दौरा कर रहे हैं उसके पहले भी बस्तर के दौरा में थे और वहाँ पे जो बीहड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है 4 जिला, वहाँ पे चौपाल लगाते हैं। चौपाल लगा के वहाँ की जनता की समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण करते हैं। और जो 15 साल तक बस्तर जो नक्सल के भय से, आतंक से जो डरा हुआ बस्तर था, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जाते हैं तो एक विश्वास पैदा होता है। जिस प्रकार से नक्सलवाद, लाल आतंक जो लगातार बढ़ रहा था, जिसको पूर्ववर्ती सरकार रोकने में असफल रही है, तो
तो एक विश्वास वहां पैदा करने का काम करते हैं। और विश्वास, विकास और सुरक्षा के मापदंड के कारण चल के एक नारा लगाते हुए हम वहां पे बस्तर से नक्सलवाद को भी खत्म कर रहे हैं, बस्तर से कुपोषण को भी खत्म करने जा रहे हैं, बस्तर से स्वास्थ्य की समस्याएं थी उन सारे समस्याओं को दूर कर रहे हैं, रोजगार की समस्या को हम बेरोजगारी समस्या दूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो प्रयास हैं वो बस्तर में सफल होते दिख रहा है। और निश्चित तौर पर यह भी दौरा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बस्तर के लिए एक ऐतिहासिक दौरा होगा। अनेक सौगात बस्तर को मिलने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बस्तर की जनता की बातों को सुनेंगे और निश्चित तौर पर बस्तर को जैसे संभाग को नक्सल मुक्त बनाना, कुपोषण मुक्त बनाना, रोजगार देना, वहां की समस्याओं को दूर करना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। माफ कीजिए, मैं आता हूं आपके पास धनंजय जी। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, दो छोटी छोटी बातें। पहला, 30,000 किलोमीटर सड़क थी बस्तर में जब भाजपा सरकार आई थी, रमन सरकार बनी, उसके बाद 60,000 किलोमीटर सड़क हो गई 15 सालों में, यानी कि दोगुना विकास हुआ, दोगुनी सड़कें हो गई। उसके बावजूद भी इस बस्तर से सिर्फ एकमात्र सीट दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव 2018 में आपके पास आई थी और जब उपचुनाव हुआ तो वो सीट आपके पास नहीं रह गई। और दूसरा ये कि इतना ही विकास किया तो फिर 15 सालों में सर बस्तर क्यों नक्सल प्रभावित अभी तक है? माफ कीजिए आसिफ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का लंबे अंतराल के बाद, बहुप्रतीक्षित 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इत्मीनान से प्रवास की योजना बस्तर की बनी है। और उस प्रवास को लेकर जो बस्तर में लोगों की अपेक्षा है या जो जिस पर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, तो मुझे ये ध्यान में आया है कि पिछले सत्र में जो हम लोगों ने वहां पर काम किया था, उन सारे कामों के लोकार्पण की योजना जगह जगह पर मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई जा रही है। और साथ में जो पिछले बार हम लोग जो सड़कों की जहां तक आप बात कर रहे थे, तो हम लोग प्रतिदिन 7 किलोमीटर पर डे के एवरेज से सड़क बनाते थे। आज वो घटकर 0.5 यानी आधा किलोमीटर पर डे के एवरेज में सड़क आ गई है। जहां तक नक्सलवादी घटनाओं की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद में पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद का विस्तार हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बहुत सीमित करके नारायणपुर और बीजापुर और वहां तक धकेल दिया था। और अभी आप देखने में आ रहा है अनुराग जी, वो केंद्र की रिपोर्ट याद है आपको जिसमें 14 जिलों तक नक्सल का दायरा बढ़ा है? वो केंद्र सरकार ने आप ही के सरकार में रिपोर्ट दी थी, वो याद है आपको? राजनांदगांव भी उसमें शामिल था। नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अभी दिखाई पड़ता है कि पूरा सरगुजा संभाग जो नक्सल की चपेट में था, आज वहां पर नक्सल मुक्त हो चुका है। बस्तर राजनांदगांव के कई क्षेत्र, कवर्धा के कई क्षेत्र नक्सल प्रभावित थे, वो उसमें कमी आई है। और यहाँ तक कि धमतरी से लेकर पूरा ये जो क्षेत्र है, यहाँ भी हमने नक्सल को पीछे ढकेला है। पिछले 2 वर्षों में जो सीज फायर हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर, और नक्सलवाद को कहीं ना कहीं और फिर से पनपने का अवसर मिल रहा है। और लगभग 2 साल में लगभग 500 लोगों की जो हत्याएं हुई है, उससे अब ये लगता है कि नक्सलवाद फिर से बस्तर में स्थापित होने की दिशा में बढ़ रहा है। और सरकारी बंदूकों पे ताले लगा दिए गए हैं और नक्सलवादियों ने अपनी बंदूकें खोल दी हैं। तो निश्चित रूप से जो आकांक्षा बस्तर की थी कांग्रेस की सरकार को लेकर, और बीजेपी की सरकार जो वहां से हटी, अब लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार ने ही बस्तर में असली काम किया है। मैं इस पर आता हूं अनुराग जी आपके पास, गंगेश जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो बयान अभी अभी अनुराग जी ने दिया कि अब तो सरकारी बंदूकों पे ताले लगे हैं और मुंह खोल रही हैं नक्सलियों की बंदूकें, आपको लगता है कि सर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ये दोनों सरकारों में बरकरार रहा? रमन सिंह की सरकार पे जब आप कभी पूछिए तो कभी बयान आता था कि हम गोली का जवाब गोली से देंगे, कभी जवाब आता था कि हम बोली की भाषा इस्तेमाल करेंगे, हम वार्ता की भाषा इस्तेमाल करेंगे। रमन सिंह का मुझे एक बयान वो भी याद आता है जब उन्होंने कहा था कि नक्सली हमारे भाई हैं, इसी माटी के सपूत हैं, अगर वो आ जाएं तो दिल खोल के हम उनका स्वागत करेंगे। जो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आज से 2.5 साल पहले की सरकार में था, वो अब बघेल सरकार में भी देखने को मिल रहा है। वार्ता की बात चल पड़ी है, जबकि इससे पहले ये वही पार्टी है, ये वही सत्तारूढ़ दल है जिसने पूरी फ्रंट लीडरशिप खो दी इस नक्सल हमले में। बिल्कुल, देखिए सत्ता में रहना और विपक्ष में रहने में जो फर्क होता है वो यहाँ पर फिर से दिख रहा है। जिस समय भूपेश बघेल जी पीसीसी चीफ हुआ करते उस समय वो लगातार इस मामले को लेकर उठाते थे
कि रमन सिंह की सरकार में नक्सलियों से कहीं ना कहीं ढिलाई से बात की जा रही है। जो पॉलिसियां बन रही थी उस समय, वो पॉलिसी अब सरकार में आने के बाद अभी तक उन्होंने बदली नहीं है, कोई नई पॉलिसी तैयार नहीं की है। ये भी एक ढिलाई का ही परिणाम है। मुझे लगता है कि अभी जो सीएम बस्तर जा रहे हैं तो हो सकता है कोई नई पॉलिसी लॉन्च करे वहां, जो वहां के नागरिकों को ज्यादा अच्छी सुरक्षा देती हो और वहां के नागरिकों को ज्यादा अच्छा व्यवसाय का अवसर देती हो। वहां के लोगों के जैसा कि पिछली सरकार ने शुरुआत की बस्तर में, ऐसा नहीं कि पिछली सरकार ने विकास का काम नहीं किया, और उस विकास की कीमत वहां के नागरिकों ने भी चुकाई है और जवान भी चुका, मतलब जो आर्मी के जवान और पुलिस की फोर्स उन्होंने भी चुकाई है। अभी फिलहाल सरकार से ये उम्मीद है जो अभी जाएंगे बस्तर, तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक कारगर पॉलिसी लेके जाना चाहिए जिससे वहां के नागरिकों को राहत मिले। और ये कंफ्यूजन दूर करने का समय है और ये अवसर है, सबसे अच्छा अवसर है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए और इस अवसर का फायदा उठा के कोई अच्छी पॉलिसी लेकर वहां पे लागू करना चाहिए, जिससे लोगों को वहां राहत महसूस हो। धनंजय जी, आपके साथ प्लस पॉइंट ये है, आपके पास प्रचंड बहुमत है, बस्तर की सारी सीटें आपके पास है, यानी कि सारे लोगों ने वहां पर पहली पसंद के तौर पर आपको चुना। आप पर कोई प्रेशर नहीं, कोई बाधा नहीं है, आप अपने हिसाब से नक्सल से टैकल कर सकते हैं। लेकिन एक नीति तो दिखे, शुरुआत में गोली का जवाब गोली से, और अब बात चल पड़ी है वार्ता की, और उसमें अब आप आरोप यह लगा रहे हैं कि कभी रमन सिंह ने बातचीत की पेशकश नहीं की, जबकि आप ही ने विपक्ष में रहते रमन सिंह और उनकी सरकार को बदनाम किया कि ये नक्सलियों को भाई बताते हैं, ये उनसे बातचीत करने की बात करते हैं। आज आप आरोप लगाते हैं कि रमन सिंह ने बात नहीं की कभी नक्सलियों से। देखिए आसिफ जी, रमन सिंह की सरकार में 15 साल में कभी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई नीतियां तय नहीं की गई थी। आज भी मुझे अखबारों की वो कतरन याद आती है जो मेरे पास रखे हुए हैं, जिसमें केपीएस गिल छत्तीसगढ़ में आते हैं, नक्सली मामले में सलाहकार बनकर उनको कहा जाता है कि आप तनख्वाह लीजिए और मौज करिए। उसके बाद केपीएस गिल जी, जो कि आतंकवाद के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़े थे, वो वापस चले जाते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नक्सलवाद को गोली का जवाब गोली देके भी समाप्त करना चाह रहे हैं, और वार्ता से अगर हो जाती है तो भी हम नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं। आप देखे होंगे हमने 7 बटालियन केंद्र सरकार से मांगा है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और जो हमको बटालियन 5 मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है हम गोली का जवाब गोली देना चाहते हैं। अगर कोई वार्ता कर बंदूक छोड़कर वार्ता करने आते हैं तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मूल मकसद है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना। जो 2 विकास खंडों तक नक्सलवाद सीमित रहा है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद, जो रमन सिंह सरकार के विफलताओं के चलते, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के चलते और नक्सलवादियों के सांठगांठ के चलते, जो रमन सिंह के गृह जिला कवर्धा तक पहुंच चुका है। अभी मैं अनुराग जी को सुन रहा था कि सरगुजा को नक्सल मुक्त किए हैं, जो नक्सलवाद सरगुजा में था ही नहीं, जो रमन सरकार के कारण जो पनपा है उसको आपने कोई खत्म करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। तो लगातार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नक्सलवाद बढ़ा है, और हमारा उद्देश्य है बस्तर सहित पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और सुरक्षा के मापदंड को लेकर वहां पे हम जाएंगे, वहां से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, और यही काम माननीय मुख्यमंत्री बस्तर में कर रहे हैं। आप देखेंगे 15 साल में कभी रमन सिंह जी बस्तर में जाकर चौपाल नहीं लगाते रहे। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जाते हैं, बीहड़ नक्सल क्षेत्र में चौपाल लगाते हैं, जनता की समस्याओं सुनते हैं, और बस्तर के लोगों को विश्वास होता है ये सरकार हमारी सरकार है, इस सरकार को जो काम होगा हमारे लिए होगा, और यही विश्वास को पैदा करने का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। तो नक्सलवाद मजबूत जो आधार स्तंभ है। नहीं, ये मजबूत आधार स्तंभ जो आपने कही, मैं इसी पर एक सवाल गंगेश जी से पूछना चाहता हूं। गंगेश सर, जो बटालियन का जिक्र किया अभी धनंजय साहब ने, और ठीक जिक्र किया कि 7 बटालियन मांगी केंद्र सरकार से, तो कम से कम इस मामले में, देखिए धान एफसीआई वो एक अलग मुद्दा है, कम से कम इस मामले में राज्य सरकार को केंद्र से भरपूर सहयोग मिला। 7 जवान तो नहीं मांगे गए, 7 बटालियन। अपने आप में बटालियन एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, उसका रहना, उसके जवान, उसका कैंप, उसका ट्रेनिंग, सब चीजें। तो 7 बटालियन में से 5 बटालियन केंद्र ने भेज दी है, और जब आप बटालियन मांगते हैं तो यहां से एक संदेश जनता में और नक्सलियों में यह जाता है कि आप दरअसल अपना किला मजबूत कर रहे हैं, गढ़ मजबूत कर रहे हैं, और आप प्रचंड प्रहार करेंगे नक्सल पर। लेकिन उसके बाद जब आप एक कदम पीछे रखकर कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, आप हथियार डालिए, उसके बाद नक्सलियों तक जो संदेश पहुंचा, जनता तक जो संदेश पहुंचा, फिर वहां से कंफ्यूजन निकलकर आता है कि अभी भी आपकी नीति तय नहीं है। निश्चित तौर पर आसिफ जी, एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा। जब भूपेश बघेल जी के ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा, जब वो पीसीसी चीफ थे, पिछली सरकार में करीब 90,000 फोर्स
बस्तर में तैनात थी और 90,000 फोर्स पे उन्होंने आपत्ति की थी भूपेश बघेल जी ने कि ये फोर्स जो होती है एक छोटे मोटे देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त होती है और रमन सरकार इतनी फोर्स रखने के बावजूद नक्सलियों का इरिडिकेशन नहीं कर पा रही है, उनका उन्मूलन नहीं कर पा रही है। इसका मतलब आज भी वो फोर्स है, उसके बाद भी अगर 5 बटालियन और मिल रहे हैं तो इससे यही संदेश जा रहा है कि ये सरकार जो है नक्सलियों को समूल नाश करने के लिए पूरी फोर्स के साथ घुसेगी। और उसके बाद चूंकि अब वार्ता की बात आ रही है, इसका मतलब यह है कि वो बटालियन के लोग खड़े होकर सिर्फ वार्ता देखेंगे। कंफ्यूजन निश्चित तौर पर कंफ्यूजन आ रहा है, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। थोड़ा सा नहीं गंगेश जी, बात इसमें ठीक है। इसमें धनंजय जी आपसे सवाल यही, धनंजय जी आप ही के पास आ रहा हूँ, उसके बाद अनुराग जी के पास जाता हूँ। धनंजय जी आप ही के पास आ रहा हूँ, धनंजय जी आप ही के पास आ रहा हूँ। आपसे सवाल ये कि 90,000 की फोर्स पर आप कहते हैं कि छोटे मोटे देश के लिए ये सुरक्षा बल पर्याप्त है, उसमें 5 बटालियन और तो छोटा मोटा देश बनाने की फिराक में है क्या सर? नहीं, देखिए आसिफ जी, इस बात को मैं पूरा क्लियर कर देना चाहता हूं। हम गोली का जवाब गोली से देने तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन हमें एक आखिरी मौका, एक आखिरी चेतावनी उनको दे रहे हैं कि आप हथियार रख दीजिए और भारत के संविधान के दायरे में आइए, बुलेट छोड़ के बैलेट में आइए। आपको अवसर दिया जा रहा है, आपसे वार्ता की जाएगी, नहीं तो हमारे बटालियन वहां खड़े हुए, हमारे सुरक्षा के धनंजय जी, ये जो छोटा सा ऑप्शन आपने नक्सलियों को दिया, ये आपने तब दिया, अब आधा कार्यकाल निकल गया। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा जी। ये इतना छोटा सा ऑप्शन कि आपको बात करनी तो हम तैयार हैं, नक्सलियों को जो ये आपने ऑफर दिया, ऑप्शन दिया, ये आपने तब दिया जबकि आपकी सरकार का आधा कार्यकाल निकल गया, आधा बचा है। नहीं आसिफ जी, मैंने पहले ही कहा कि आपको अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से नक्सलवाद को खत्म करना है तो पहले उस प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आपको विश्वास में लेना होगा, चाहे वहां के बुद्धिजीवी हो, चाहे वहां के पत्रकार हो, वहां के डॉक्टर हो, वहां के युवा हो, वहां के शिक्षक हो या व्यापारी हो या आम व्यक्ति हो। क्योंकि 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने इनका जो विश्वास खो चुका था, वहां के लोगों को लग रहा था एक और सरकार की गोली चलती रही, एक और नक्सलियों की गोली चलती रही। हमने वहां पे विश्वास पैदा किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्षेत्र में जाकर जब चौपाल लगाते हैं तो एक विश्वास पैदा होता है, एक भय का जो आतंक 15 साल से वातावरण जो बना था। नहीं मैं ठीक है, समझ गया आपकी बात धनंजय जी, लेकिन ये तो मैंने अपने डिबेट के पहले ही सवाल में कहा था कि रमन सरकार से भरोसा उठा था, तभी तो आपको चुना था और प्रचंड बहुमत से चुना था। तो आपको तो ये बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी कि जीत के साथ ही आप में विश्वास जनता ने जगाया है और आप एक क्लियर नीति लेके चले। मैं लौट रहा हूं उस पर धनंजय जी आपके पास। अनुराग जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी देखिए, 15 सालों में जिस तरह से आपने नक्सल से लड़ाई लड़ी, जिस भी नीति के साथ लड़ी उसका, और बस्तर में जो आपने विकास किया, बस्तर में से आपको सिर्फ 1 सीट भीमा मंडावी के दम पर मिलना, यह अपने आप में बताता है कि ना तो आपकी नीति बस्तर को पसंद आई, ना नक्सल से आपके लड़ाई के तरीके को आम आदमी ने पसंद किया, बस्तरिया ने पसंद किया। आसिफ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वोट में क्या परिणाम आता है ये तो तात्कालिक परिस्थितियां और बाकी चीजें रहती हैं, लेकिन जहां तक नक्सलवाद का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट नीति थी। भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद को पहले दिन से ही लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था की समस्या मानी है, जबकि कांग्रेस की नीति में स्पष्ट रूप से कंफ्यूजन रहा है। कांग्रेस के लोग पहले इसको आर्थिक और सामाजिक समस्या मानते थे, फिर कई बोलते थे कि नौकरी दे दोगे तो नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, फिर कई तरीके के इनके तर्क रहते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ पूरे बस्तर क्षेत्र में। अबूझमाड़ में पहले किसने प्रतिबंध लगा के रखा था और किसने पनपने दिया नक्सलवाद को, ये भी एक प्रश्न है। तो सारे विषय पर जब आप देखेंगे, अभी धनंजय जी बोल रहे थे कि सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी का नक्सलवाद फैला हुआ है। कांग्रेस के समय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हत्या हुई, वहां पर कांग्रेस के लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र छोड़ के शहरी ठिकाने बना लिए, और भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट पॉलिसी ने कि हमने उसको लॉ एंड ऑर्डर माला, उसको साफ किया नक्सलवाद को, और आज जाके लोग अमन चैन से रह रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो श्रद्धांजलि देने भी नहीं जा पाते थे अपने नेताओं को, तो अब ये क्या बात करेंगे। तो अभी देखिए बस्तर के अंदर वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन तब जबकि अनुराग जी आप कहते हैं कि सरकार में
बड़ा कंफ्यूजन है। तो उसमें सीधा सा एक सवाल है कि 15 साल मिले थे सर आपको नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, और 15 साल में एक पिछड़ा हुआ गांव भी शहर में तब्दील कर देती हैं सरकारें, विकास की ऐसी वहां पर रेल चलती है। तो उन 15 सालों में ये वक्त कम तो नहीं था आपके पास। हाँ, ये नई सरकार के साथ प्लस पॉइंट है कि अभी वक्त 2 ही साल हुए हैं। आने वाले 3 सालों में किस हद तक नक्सलवाद खत्म करते हैं, किस नीति के साथ करते हैं, ये देखने के लिए आप भी हैं, अनुराग जी मैं भी हूं, गंगेश जी भी हैं, धनंजय जी तो हैं ही खैर जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया।